नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं, जिस विषय का नाम होगा आधुनिक भारत का इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को वर्तमान में उठा के देख लीजिए तो हिस्ट्री से जो सबसे अधिक जो प्रश्न जो आते हैं इसी मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। इसीलिए इस मॉडर्न हिस्ट्री को काफ़ी मैं कोशिश करूँगा कि डीपली और वाइडली, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही दृष्टिकोण से आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊँ। और चीज़ों को देखिए, यहाँ पे जो मेरा समझाने का जो पैटर्न होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेसिस पे होगा। उस कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ कुछ फैक्ट आते रहेंगे, जैसे कि आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल ठीक है, एकदम लाइव क्लास में ही बिल्कुल आप लोगों को पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मेरा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि सिलेबस का देखिए एनालिसिस करना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है कि आखिर एक रोड मैप क्या है। आगे चल के जब एक एक क्लास जब निकलते जाएगा तो आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होना चाहिए कि अगला टॉपिक हमें ठीक है कौन आने वाला है, कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस क्रम में सिलेबस को बताना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी दुश्मन के बारे में उसकी खूबियों को, कमियों को अच्छे तरीके से अगर नहीं जान पाएंगे तो हमेशा ही वो आपको पराजित कर देगा। तो समझिए कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है उस दुश्मन की तरह, और आपको हर हाल में इसको पराजित करना है। और यहाँ पे जो मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न होगा, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि बिल्कुल को रिलेटिव होगा। क्लास को मत छोड़िए, डेली का डेली आप ठीक है चीज़ों को को रिलेट करके चलिए। हर एक मेरा जो लेक्चर होगा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, जिससे कि बिल्कुल एक मोतियों की माला की तरह ये जुड़ जाएगा और आप रटने की प्रक्रिया से यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। इससे मैं जो आपको समझाऊंगा, मेरी जो डिलीवरी सिस्टम होगी बिल्कुल ही आपके दिमाग पे इस तरह सेट हो जाएगा कि बाकी आपको अन्य रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा यकीन करिए, ट्रस्ट करिए, ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। चलिए हम लोग अब क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मेरा चैनल देखिए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, सारी की सारी PDF यहीं पे अपलोड की जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। IS ध्यान रखिएगा, _ लगाइएगा वहाँ पे एनालिसिस करके, ठीक है। कोई क्यूरी हो तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस जो आधुनिक भारत का शुरू होती है लगभग 18वीं सदी के बाद से शुरू हो जाती है, और भारत की आज़ादी तक पूरा का पूरा यही सिलेबस है। भारत की आज़ादी के बाद से कॉन्टेम्प्रोरी हिस्ट्री आ जाता है, जिसको समकालीन भारत बोला जाता है। उससे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर 18वीं सदी से इस आधुनिक भारत को शुरू किया जाएगा तो समस्या क्या आएगी कि इसमें यूरोपीय लोग पीछे छूट जाएंगे, ठीक है। यूरोपीय लोग माने यूरोपीय कंपनियां जो भी आई, पुर्तगाल हो गया, पुर्तगाल से लेकर फ्रांसीसी तक जितनी भी कंपनियां आई वो पीछे छूट जाएगी। और आपको पता है कि वो कंपनियां जब आई है लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसे कि पुर्तगालियों का ही आगमन हुआ 1498 में वो लोग भारत आया, लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लास्ट में। तो उस समय भारत में देखिए, इधर चल रहा था लोधी वंश, इधर था बहमनी साम्राज्य, और इसके नीचे था यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य। तो उस समय तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था, ठीक है, मैंने इस भारत में क्या चल रहा था, मध्यकालीन भारत। तो जितने भी विदेशियों का आगमन हुआ, यूरोपियों का आगमन हुआ यहाँ पे, वो तो मध्यकालीन भारत में ही हो चुका था। लेकिन आज मैं सिलेबस को, ठीक है, मैं जब डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ तो इसे भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे, और यहीं पे चीज़ों को हम लोग ज्वाइन करके पढ़ना शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक आप ज्वाइन करके नहीं पढ़ेंगे चीज़ों को, तो आप एक दूसरे से को रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ये चीज़ें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, और फिर आप रटने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो मैं रटाने पे यकीन नहीं करता हूँ, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। अब देखिए, सिलेबस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर जोक सपाट अगर बोला जाए तो किस तरीके से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, कैसे शुरू में लोग व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया, मुगलों के सामने आके यूरोपीय लोगों ने नाक रगड़ा, चाहे वो पुर्तगाली हो चाहे वो अंग्रेज हो। लेकिन जैसे ही उनके अकॉर्डिंग राजनीतिक स्थिरता का पूरी तरीके से, ठीक है, अनुकूलता जब होने लगेगा, मैंने सिंपल भाषा में देखा जाए तो जैसे ही मुगलों का पतन होने लगेगा, अंग्रेज़ों की मनसा एकदम जाग उठेगी कि भाई अब हमें क्या करना है कि भारत पे पूरा कंट्रोल करना है, व्यापार करने से कुछ काम नहीं चलेगा। अर्थात
व्यापारिक काम भी करना है और राजनीतिक गतिविधियों पे भी पार्टिसिपेट करना है। अब यही प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी कि अब भारत कैसे गुलाम बनेगा, और फिर एक भारत की तरफ से भी एक वर्ग यहाँ पे तैयार होगा, खासकर मध्य वर्ग की भारत में एक शुरुआत हो जाएगी। वेल एजुकेटेड लोग आएंगे, एक से एक वकील आएंगे, एक से एक दार्शनिक लोग आएंगे, और उनके द्वारा पूरे भारत को यूनाइट करके, जो ये भारत कभी आज़ादी के पहले तक यूनाइट नहीं था या फिर अंग्रेज़ों के आने के पहले तक यूनाइट नहीं था, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में अपना कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब अंग्रेज़ों का सामना करने के लिए पूरा भारत कैसे एकजुट हो गए, एक जो नेशनलिज्म का जो भावना आएगा, राष्ट्रवाद का जो भावना आएगा, पूरी तरीके से अंग्रेज़ों को खदेड़ने में लग जाएंगे, और इसमें भारत फाइनली 1947 में सफल भी हो जाएगा। तो देखिए, ये सब बातें बोलना कितना आसान है कि भारत कैसे गुलाम बना और कैसे आज़ाद हुआ, लेकिन थोड़ा इसे आप सिलेबस के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए, खासकर एक एक टॉपिक के माध्यम से। तो नंबर 1 हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपियों का आगमन, अब इसको थोड़ा आप समझते चलिए। देखिए, नंबर 1 जो यूरोपीय सब आया यहाँ पे वो था पुर्तगाल। नंबर 2 में सब जो आया उसका नाम था डच। नंबर 3 में जो भारत में सब पहुंचा वो सब था अंग्रेज। नंबर 4 में आया डेनिस, और नंबर 5 में सबसे अंत में आया वो था यहाँ पे फ्रांस। अब देखिए, आया तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तो होना तय था, क्योंकि पुर्तगाली तो बहुत पहले आ चुके थे, लगभग 1498 में लोग भारत आ चुका था, लेकिन डच लोग जो बहुत लेट से आया, 1602 में आया, अंग्रेज लोग 1608 में आया, ठीक है, डच लोग 1605 में आया है, और डेनिस लोग 1620 के आसपास, सबसे लास्ट में आएगा फ्रांसीसी सब 1668 में, ठीक है। टाइम पीरियड एक 2 साल इधर हो सकता है, आपको भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर देखा जाए, देखिए पुर्तगाल लोग जब आया तो डच कितना लेट से आ रहा है, सब 100 सालों बाद आ रहा है। इसका मतलब कि 100 सालों तक भारत को अच्छा खासा जो व्यापारिक मुनाफा कमाया वो पुर्तगाली लोग ही था यहाँ पे 100 सालों तक, ठीक है। यहाँ पे ये लोग व्यापारिक एकाधिकार के तौर पे, ठीक है, मुनाफा कमाया। उसके बाद डच आया, डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया, बेचारा पुर्तगाली सब, ठीक है, छोटे क्षेत्रों में सिमट के रह जाएगा। उसके बाद से आएगा अंग्रेज सब डचों को, ठीक है, एक युद्ध होगा, बेदरा का युद्ध। इस बेदरा का युद्ध में डचों को बेदर्दी बना दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। उसके बाद से अंग्रेज आएगा सब, ठीक है, अंग्रेज निकाल दिया। अब डेनिस आएगा, डेनिस क्या करेगा सब, ठीक है, तो जितनी अपनी व्यापारिक बस्ती बहुत सीमित मात्रा में होती है वो सब अंग्रेजों को बेच के चला जाएगा। लास्ट में फ्रांस आएगा, तो यही अंग्रेज और फ्रांसीसियों का काफ़ी कड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। कर्नाटक युद्ध में आप लोग आगे समझने का इसको प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इन यूरोपीय कंपनियों में अगर देखा जाए तो बाजी कौन मार ले गया, अंग्रेज सबसे टॉप में आ गया। अब यही जो अंग्रेज लोग हैं, धीरे धीरे भारत में जो राजनीतिक जो माहौल है धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। और यहाँ पे नंबर 2 में आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो भी मुगल है, ठीक है, मुगलों का पतन होना शुरू हो जाएगा औरंगजेब के बाद से, और इधर अंग्रेज सब गिद्ध की तरह अपना नज़र जमाए रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का साम्राज्य विस्तार शुरू हो जाएगा, अर्थात अंग्रेज अब व्यापारी कंपनी ना होके बल्कि अब वो लोग राजनीतिक गतिविधियों पे पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा। अब यही है, मुगलों का पतन होगा। तो देखिए, जैसे ही किसी एक बड़े राजवंश का पतन होता है तो फिर छोटे छोटे भागों में वो टूटने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक समय होता था अशोक के समय, इतना बड़ा जो मौर्य काल का साम्राज्य था, आने वाले जो उसके उत्तराधिकारी संभाल नहीं पाए, फलता वो यहाँ पे टूटता चला गया। अमूमन ये, ठीक है, आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा, और यही आपको समझने का प्रयास करना है कि जब मुगलों का पतन हुआ तो यहाँ पे कुछ छोटे बड़े क्षेत्रीय शासक आने लगे। अवध हो गया, अवध के साथ बंगाल, इसके अलावा मैसूर,
मराठा, निजाम, इसके अलावा हो जाएगा सिंध का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, रुहेलखंड, बुंदेलखंड। ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे जो क्षेत्र सामने आने लगे। और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मराठा धीरे 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 मुगलों को जगह लेना पूरी तरीके से ये लोग तैयार कर देगा। शिवाजी मराठाओं को टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए अंग्रेजों का इसी समय यहाँ पे साम्राज्य विस्तार शुरू होने लगा गया, अर्थात अंग्रेज कंपनी अब व्यापारिक कंपनियों से अधिक जोर यहाँ पे दे रही है भारत के राजनीतिक गतिविधियों पे, और यहीं से प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगा। प्लासी और बक्सर के युद्ध के माध्यम से इलाहाबाद की जो संधि होगी आगे चल के, ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से भी सुनते चलिए। धीरे धीरे लोग क्या करेगा कि भारत में साम्राज्य विस्तार करने लगेगा। और जब भारत में साम्राज्य विस्तार करेगा तो सबसे पहले देखेंगे कि जो आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध होगा कर्नाटक युद्ध के माध्यम से, उसमें वो लोग दक्षिण में कर्नाटक को क्षेत्रों को जीत लेगा। उसके बाद बंगाल आएगा, बंगाल को निपटाने के बाद, ठीक है, फिर वो लोग इधर मैसूर के क्षेत्रों की तरफ आएगा। मैसूर को, ठीक है, हराने के बाद फिर मराठा हो जाएगा। निजाम को लोग क्या करेगा, अपने अंडर कंट्रोल में कर लेगा सहायक संधि प्रणाली को ला के। इसके अलावा सिंध को अपनाएगा। पंजाब में, ठीक है, रणजीत सिंह के बाद से इसे भी मैनेज कर लेगा और रुहेलखंड को भी मैनेज कर लेगा। कुल मिला के देखिए भारत में यही हो, ठीक है, इतिहास की विडंबना रही है कि एक अगर वंश जाता है, एक शासक जाता है, तो फिर दूसरा वंश दूसरे शासकों के यहाँ पे आगमन हो जाता है। और यही हो रहा है अभी तक। लगभग 250-300 सालों तक मुगलों के द्वारा भारत, ठीक है, यहाँ पे शासन हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन होने लगा, अर्थात अब पूरे इन क्षेत्रों को जोड़ देंगे तो भारत में देखेंगे तो लगभग 70% जो भूखंड था अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, और बाकी का 30% जो भूखंड था वो इनडायरेक्ट अंग्रेज़ों के कंट्रोल में रहा। अर्थात कुल मिला के भारत में अंग्रेज़ों का, ठीक है, साम्राज्य विस्तार अब यहाँ पे हो चुका था। अब यही है, सोचिए गोरा लोग कितना वेल एजुकेटेड है, वहाँ से लोग आया हुआ है, पुनर्जागरण वहीं पे हुआ है, यूरोप में पहले हुआ है, धर्म सुधार यूरोप में हुआ है, ऊपर से ब्रिटेन अपने आप में उसी समय वो मॉडर्नाइजेशन के युग से एक तरीके से गुजर रहा था। सबसे पहले मैग्ना कार्टा वहाँ आया, गौरवपूर्ण क्रांति वहाँ हुई, औद्योगिक क्रांति वहाँ हो रही है। तो अब जो नॉलेज है, जो माइंड है, वो भारतीयों से कहीं ज़्यादा अधिक अंग्रेज़ों का खुला हुआ है, और यही तो लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। देखिए कितना शानदार तरीके से भारत को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन अब भारत को चलाया कैसे जाए, अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अब वो तलवार और बंदूक पे उतना दम नहीं रहा जिससे कि ज़बरदस्त तरीके से, माने ज़बरदस्ती किसी देश पे शासन किया जा सके। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे शोषण के उपकरणों को एक संविधान के माध्यम से चलाने का प्रयास किया। बहुत सारे लॉ, ठीक है, कानून बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, और तब जाके भारत को इतने लंबे समय तक चलाया गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नंबर 3 में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ। अब देखिए इनके नीतियों में खासकर 3 तरह की नीतियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 था यहाँ पे घेरे की नीति, घेरे की नीति। नंबर 2 था सहायक संधि प्रणाली, सहायक संधि प्रणाली। और नंबर 3 था हड़प नीति। ध्यान रखिएगा, हड़प नीति। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे देखिए घेरे की नीति के तहत जो शासक इनकी बातों को मान लिया, ठीक है, उसको सहायक संधि प्रणाली यहाँ पे थोप देना था। सहायक संधि प्रणाली के तहत, घेरे की नीति के तहत जो शासक इनकी बातों को नहीं माना, उसने अधीनता स्वीकार नहीं किया, जैसे कि अकबर किया करता था, ठीक है, कि भाई सबसे पहले लेटर लिख के भेजो शासक के पास। शासक ने अगर अधीनता को स्वीकार कर लिया तो फिर उसे मनसबदार बना दो। अगर शासक ने स्वीकार नहीं किया तो फिर उस क्षेत्र को जीत लो। यही काम अंग्रेज भी कर रहा है सब, लेकिन उसको क्या बोला गया, घेरे की नीति। हड़प नीति के तहत बोला गया कि भाई जिसका कोई अपना पुत्र नहीं होगा, स्वतः उस शासक का
जितना भी क्षेत्र होगा वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। तो यही सब नीतियों की वजह से देखिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र है मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, सब अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। अब नंबर 4 में अब ये लोग चलाएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे ये लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति लाएगा। ब्रिटिश आर्थिक नीति। अब इस ब्रिटिश आर्थिक नीति के तहत ये लोग पूरे भारत में आप देखेंगे यहाँ पे तो कई तरह का सिस्टम लाएगा, जैसे कि नंबर 1 है महलवाड़ी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट होता है। चौथा होगा यहाँ पे ठीक है महलवाड़ी हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के माध्यम से लोग पूरा देखिए उस समय कोर जो ठीक है इनकम का जो सोर्स होता था वो था एग्रीकल्चर, वो था कृषि। इस कृषि पे ही अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। अब सोचिए अभी तक जितने भी शासक आए भारत में सब लूटपाट मचा के चले गए, लेकिन भारत पुनः वैसे ही हो गया, अर्थात भारत के लोगों का पेट भरता रहा। कोई समस्या ठीक है तत्काल आई लेकिन आगे चल के ठीक हो गई। लेकिन अंग्रेज़ों ने एग्रीकल्चर पे ही कंट्रोल कर लिया, अर्थात ओरिजिन जो बेस था वहीं पे कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब कि अब भारत को जिधर चाहे हम लोग मोड़ सकते हैं, और बाकायदा इसके लिए पूरी तरीके से ठीक है इसको लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा मेंटेन किया गया। तो अब यहाँ पे नंबर 5वां आप समझेंगे प्रशासनिक नीति। अब देखिए इस प्रशासनिक नीति के तहत आप देखेंगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा जैसे कि पुलिस हो गया, ये सब अंग्रेज़ों के दिन है जो आप वर्तमान में देख रहे हैं। पुलिस हो गया, सेना का कॉन्सेप्ट हो गया, न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट हो गया। देखिए मामला ही अलग हो गया। भारतीय समझ ही नहीं पा रहे कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो शासक आता था तलवार के दम पे शासन करता था, अपनी नीतियों की बदौलत तो शासन करने का प्रयास ठीक है शायद बहुत इससे कम शासक कर देते। लेकिन अंग्रेज़ों का तो पूरा मोटिव ही यहाँ पे अलग है कि हर चीज़ को एक सिस्टम के तहत ये सब किया जा रहा है। मैंने शुरू में बताया कि अंग्रेज लोग बहुत होशियार था, पूरा मॉडर्नाइज होकर आया था, वहाँ पे सब संसद वगैरह का सब विकास हो चुका था, और भारत में अभी भी यहाँ पे राजा रजवाड़ा वाला सिस्टम था। समझ में नहीं आता भारतीयों को, लेकिन जब ये सारी व्यवस्था आ गई तो उनको मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए पुलिस ला गया, सेना ला गया, न्याय व्यवस्था ठीक है, सुप्रीम कोर्ट उसी समय कलकत्ता में उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, जो अभी तक राजा का हुक्म ही सर्वे सर्वा होता था। अब यहाँ पे बाकायदा एक न्यायिक व्यवस्था को लाया गया, सेना लाया गया, पुलिस सर्विस जो आप वर्तमान में आईपीएस का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है कहीं से और नहीं आया है, बल्कि ये अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। काफ़ी कुछ है देखिए जानने के लिए ठीक है। इस सारी व्यवस्थाओं को हम लोग इस ब्रिटिश प्रशासनिक नीति में यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास भी करेंगे। नंबर 6 यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ब्रिटिश सामाजिक संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक नीति। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि देखिए किसी भी समाज को अगर आपको बखूबी चलाना है तो उसके पास्ट को देखने का प्रयास कीजिए। ठीक वैसे ही अगर किसी के बारे में अगर आपको जानना है तो अगर उसकी आप हिस्ट्री को अगर एक बार निहार के देख लें तो अगर आप कभी भी उससे मिलेंगे ठीक है तो हमेशा आप एक सहज की स्थिति में रहेंगे। लेकिन अंग्रेज़ों को तो भारत के इतिहास के बारे में पता तो उतना था नहीं। अंग्रेज़ों ने जांच पड़ताल यहाँ पे शुरू कर दिया पूरी तरीके से। आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति के तहत पूरे ठीक है भारत के इतिहास को यहाँ पे मतलब एक तरीके से भारत के इतिहास को पूरी तरीके से ठीक है खंगाला गया। नंबर यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया। नंबर 3 में हो जाएगा यहाँ पे सामाजिक सुधार भी चलाया गया, जैसे कि सती प्रथा को ले लीजिए, विधवा विवाह वगैरह उस समय नहीं होता था। अंग्रेज़ों ने इस सुधार के माध्यम से हमने सोचिए ये भले सुधार हो सकता है अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन उस समय के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सदियों पुरानी जो व्यवस्था थी अंग्रेज लोग उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कि हर जगह देखिए अंग्रेज़ों को भारतीय लोगों का गुस्सा भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब भारतीय लोगों के पास कोई विकल्प तो था नहीं, करे तो करे क्या, क्योंकि सारी पुलिस व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेज़ों के पास है। इसीलिए लोग कोई भी नियम कानून चाहे कृषि से संबंधित बनाता था, सब औद्योगिकरण से संबंधित चाहे कोई नियम कानून बनाता था,
शिक्षा से संबंधित ज़बरदस्ती यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, माने अंग्रेजी व्यवस्था को यहाँ पे माने एक तरीके से थोप दिया गया मैकाले समिति के द्वारा। अब जो भी वो लोग बना रहा है लॉ एंड ऑर्डर, सोचिए आज जैसे वर्तमान में कोई भी अगर कानून पास हो रहा है तो बाकायदा उसमें हर एक पार्टी मौजूद है, एक प्रक्रिया के तहत तो पास हो रहा है। लेकिन अंग्रेजों का ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग, ठीक है, जो उस सबकी आर्थिक नीतियों के हित जो परिचालित हो रहा था, जहाँ पे उस सबको लगता था कि अधिक इंटरेस्ट है, जहाँ सबको लगता था अधिक मुनाफा है, अपनी नीतियों के ला के सब भारतीयों में थोप देता था। इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 1857 तक भारत के जो लोग पूरी तरीके से बिखर गए। हर एक वर्ग के लोगों को, चाहे उच्च वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे, निम्न वर्ग थे, सारे ही सारे लोगों को यहाँ पे समस्या आनी शुरू हुई। और 1857 में आप देखेंगे तो प्रथम यहाँ पे विद्रोह भी होगा इनकी इन्हीं सारी नीतियों से। तो उसके जवाब में नंबर 7 में हो जाएगा यहाँ पे भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया। अब भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में 1857 तो एक बहुत बड़ा रूप है यहाँ पे। 1857 की क्रांति जिसे बोला गया, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम बोला गया। लेकिन इसके पहले भी देखेंगे तो कितने सारे, ठीक है, किसान विद्रोह भी हो चुका था, जनजातीय विद्रोह भी यहाँ पे हो चुका था। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, ऐसे कई सारे जो विद्रोह यहाँ पे होते थे। लेकिन 1857 में एक साथ देखेंगे, ठीक है, तो भले ही उस सीमित एरिया में रहा, लेकिन एक साथ कई सारे क्षेत्रों में वो विद्रोह, ठीक है, बारी बारी से होता रहा। और इस विद्रोह का एक ही कारण था कि अंग्रेज़ों की अभी तक उनकी भू राजस्व नीतियाँ, उनकी प्रशासनिक नीतियाँ, उनकी सामाजिक नीतियाँ ने भारत के लोगों में इस कदर उनको पूरी तरीके से मायूस कर दिया कि लोग अब सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हो गए। और यही कारण था। लेकिन देखिए यहाँ पे विडंबना देखिए, भारत उस समय पूरी तरीके से एक अनेतृत्वकर्ता के संदर्भ में आप समझ सकते हैं कि कोई ऐसा नेतृत्वकर्ता नहीं मिला, या भारतीयों में आप यूँ कह लें कि अभी वो स्वतंत्रता की भावना उतना जगी ही नहीं थी जिससे कि लोग एक साथ सामने आके एकजुट होके, ठीक है, चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों को भगा सके। फाइनली ये आंदोलन फेल हो गया। अब यहाँ से कंपनी का दूसरा रूप देखने के लिए मिलेगा। अब एक्चुअली कंपनी नहीं रह जाएगी, देखेंगे, ठीक है, कंपनी का रूप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और कंपनी में अब बोला जाएगा कि अब कंपनी ख़त्म हो जाएगा, अब डायरेक्ट ब्रिटिश संसद का यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। अब वो ब्रिटिश संसद बोलेगी कि जो किया खराब व्यवस्था कंपनी ने लाया, लेकिन अब हम भारत में सुधार व्यवस्था को लाएंगे। कैसी व्यवस्था? सुधार व्यवस्था को हम लोग लाएंगे। और अंग्रेज़ों ने बहुत अधिक, ठीक है, प्रलोभन देना शुरू कर दिया यहाँ पे। खुद इलाहाबाद में, ठीक, 1858 में जब इलाहाबाद महारानी का जब घोषणा पत्र आएगा तो इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई कि भारत में जो कई सारे जो दल थे, खासकर उदारवादी जो लोग थे, उसको देख के काफ़ी मोहित भी हुए कि चलो अब अंग्रेज लोग कुछ सुधार करेगा। तो सुधार में देखेंगे कि काफ़ी कुछ इस सुधार के तहत आप, ठीक है, समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिंपल में आप रेल ले लीजिए, डाक व्यवस्था को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, एक से एक चीज़ों को। लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही है सब अंग्रेज़ों के हितों से ही यहाँ पे परिचालित हो रही है। और ये कुछ 1857 के पहले भी यहाँ पे शुरुआत हो चुका था। इसके अलावा अब जो कमियाँ थी पहले, जैसे कि समाज सुधार को ही ले लीजिए, यहाँ पे पुनः करने का प्रयास किया गया। अंग्रेज बाकायदा साथ देंगे। इसमें अब कई सारे जो भारत के जो विद्वान लोग सामने आएंगे, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ऐसे अनगिनत लोग आके, ठीक है, सैयद अली, ठीक है, अहमद खां हो जाएंगे। मैंने एक से एक यहाँ पे समाज सुधारक के रूप में लोग आएगा। अंग्रेज़ों का यहाँ पे हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर सती प्रथा को ख़त्म करना है तो जागरूकता तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर कानून भी बनाना पड़ेगा, जो उस समय अंग्रेज ही बना सकता था। देखिए इन सारे सुधारों के माध्यम से, ठीक है, अंग्रेज़ों ने भरसक कुछ भारतीयों को, भावनाओं को थोड़ा सा, ठीक है, मरहम लगाने का काम किया। लेकिन अब अंग्रेज़ों के हाथ से पासा पलट चुका था पूरी तरीके से। पाला, ठीक है, भारतीयों के हाथ में आ चुका था।
अब यहीं से शुरू हो गई एक तरीके से छोटे मोटे राजनीतिक दलों का उदय होना शुरू हो गया। 1857 के बाद से बहुत बड़ी घटना होती है कि धीरे 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 देखेंगे आप तो एक राष्ट्रीय आंदोलन वाली बात आ गई। राष्ट्रीय आंदोलन का चरण आ गया और इसी दौरान यहाँ पे पहली बार भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय होगा। देखिए, राष्ट्रवाद इतनी बड़ी चीज़ है, नेशनलिज्म, एक राष्ट्र के लिए अगर आप मर मिटने के लिए तैयार हैं, वही तो कहलाता है राष्ट्रवाद। तो इस चीज़ को अब भारतीय लोग पूरी तरीके से फील कर रहे हैं। उनको आभास होने लगा था कि भाई ये भारत भूमि हमारी है, सब हम लोग भारत के लोग हैं, ये लोग विदेशी हैं, इनको हर हाल में बाहर खदेड़ना है। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस कदर अपना पैर जमा लिया था कि उनको खदेड़ना, वो सबको खदेड़ना तो इतना आसान नहीं था। अब भारत में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो एक सुसंगठित क्रांतिकारी पार्टी के रूप में आप देख सकते हैं कि उसी समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, आज़ादी के रोल में, ठीक है, जितना भी, ठीक है, यहाँ बड़ाई कर ली जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उतना ही कम है। अब इसको लेके कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन मेरी बातों को समझिए। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, इतनी पुरानी पार्टी है, तो उसी समय से बहुत सारे क्षेत्रों से बड़े बड़े नेताओं के लिए एक मंच स्थापित हो गया, अर्थात अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने के लिए एक ऐसा मंच आ गया जिस मंच से अगर बोला जाए तो पूरे भारत में ये आवाज़ गूंजेगी। और यही हुआ, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का, ठीक है, 1885 में उदय होगा। भारत में राष्ट्रवाद का यहाँ पे उदय हो गया। अब पूरी तरीके से आप देखेंगे तो भारत को आज़ाद करने के लिए कई सारे जो विचारधाराओं के लोगों का यहाँ पे उदय हो गया। अलग अलग विचारधारा के लोग आएंगे, जैसे कि नंबर 1 उदारवादी विचारधारा, नंबर 2 उग्रवादी विचारधारा, नेक्स्ट क्रांतिकारी विचारधारा, नंबर 4 गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। इसके अलावा मार्क्सवादी विचारधारा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए, सब इनका मत तो एक ही है कि भारत हर हाल में आज़ाद होना चाहिए, लेकिन मार्क्सवादी लोग, ठीक है, भारत को आज़ाद को लेकर देखेंगे, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है, आगे आप समझेंगे। इनका बहुत अधिक रोल नहीं होता है भारत के आज़ाद के क्रम में, आप आगे समझेंगे क्यों। लेकिन उदारवादियों में देखेंगे तो एक से एक नेता यहाँ पे आएंगे, जैसे कि आप लोगों ने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। उग्रवादियों में कुछ कुछ नेताओं को मैं नाम रख रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना होगा। क्रांतिकारियों में भगत सिंह का नाम, गांधीवादी पद्धति में पूरी तरीके से गांधी के द्वारा चलाया गया एक से एक उनके आंदोलनों का नाम। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सबका लक्ष्य एक ही है कि हर हाल में भारत को क्या करना है, आज़ाद कराना है। अब इसी आज़ादी के क्रम में देखेंगे तो एक से एक घटनाएं होती रहेगी। उदारवादियों के द्वारा कुछ न कुछ, ठीक है, देखेंगे कि नरम दल की आगे चल के स्थापना की जाएगी। उग्रवादियों के द्वारा आगे चल के गरम दल की स्थापना की जाएगी। क्रांतिकारियों में भगत सिंह का नाम काफ़ी उल्लेखनीय है, ये, ठीक है। बहुत सारा लाला हरदयाल वगैरह जो लोग, ठीक है, कनाडा के क्षेत्रों में लोग रहता था, वहाँ से इनका संबंध था। विदेशों से, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा इन क्रांतिकारियों का साठगांठ मौजूद था। गांधीवादी परंपरा तो किसी से छिपी है नहीं, क्योंकि गांधीवादी परंपरा के तहत ही अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक से एक आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। जैसे नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह ही ले लीजिए, चंपारण सत्याग्रह। इसी के साथ साथ खेड़ा में चलाया गया खेड़ा आंदोलन, गुजरात में, ठीक है, सब भी, ठीक है, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन चलाया गया। उसके बाद से मूवमेंट आ गया खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन के साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे इनको खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से यहाँ पे जोड़ दिया गया। आगे चल के सविनय ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को यहाँ पे जोड़ दिया गया। आगे चल के फिर, ठीक है, ये प्रक्रिया बढ़ते रहेगी, भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक एक घटनाओं को, एक एक जितना भी इवेंट हुआ है यहाँ पे लिखना तो संभव नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको एक एक टॉपिक जो अभी शेयर किया हुआ है, सारे उसी के अंतर्गत, ठीक है, इन 9-10 टॉपिक के अंतर्गत पूरा का पूरा
मॉडर्न हिस्ट्री आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है, कौन कौन सी गतिविधियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया और उसके जवाब में भारतीयों के द्वारा क्या क्या किया गया, किस तरीके से भारत को यूनाइट करने के लिए, भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ा और तब जाके भारतीयों में एक आज़ादी का जज्बा सामने आया। हर घर से लोग निकल पड़े और फाइनली अंग्रेज़ों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया। अंग्रेज लोग भारत को आज़ाद करने में विवश हो गया। तो पूरी की पूरी देखिए यही कहानी है कुल मिला के। ठीक है, यहाँ पे मामला आ जाएगा 1947 तक का ये मामला चलते रहेगा। फिर भारत में संविधान वगैरह का पूरा जो ठीक है निर्माण हो जाएगा, उसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं उदारवादियों का इसी तरीके से चलता रहेगा, उग्रवादियों का, माने हर एक विचारधारा का एक ही लक्ष्य है यहाँ पे कि भारत को आज़ाद कराना, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। अब इसी रास्ते को अपनाने में ठीक है अलग अलग आप देखेंगे कि कहीं पे होम रूल लीग आंदोलन आएगा, कहीं पे चौरा चौरी कांड आएगा, कहीं पे भगत सिंह की फांसी दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे जो इवेंट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मैं इन कड़ियों को एक एक करके आप लोगों से ठीक है शेयर करता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आप लोगों का सिलेबस इतना क्लियर हो गया होगा कि वाकई में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में करने क्या वाले हैं। तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि भारत में यूरोपियों का आगमन किस तरह से होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, जय हिंद।